हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग जो सिलेबस के बारे में डिस्कशन किए थे जनरल मैथ में, उसमें फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम, उसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हो, आपके लिए अगर जनरल मैथ से अगर सवाल आता है तो वो इसी से आता है। ठीक है, मतलब कि अगर जनरल मैथ से अगर सवाल आता है तो वो इसी टाइप का आता है। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बेस पे जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा अच्छे से देखना है, ध्यान से समझना है हर एक चीज़ को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है उतना ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो नंबर सिस्टम है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे पहले हमने सिलेबस बताया हो, डिस्कशन किया हो कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर के देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको आइटम मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे नंबर सिस्टम में सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होता है कि नंबर्स क्या क्या होता है, यानी कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जब भी नंबर्स के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में नंबर है क्या और कितने टाइप्स के होते हैं, वो तो मैं अब आपको बताऊंगा ही। सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ चीज़ें जो कि जो बच्चे गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या करना है कि जो गलतियां है उसको दोहराना नहीं है। देखिए क्या होता है, दो चीज़ें होती है। पहले होती है आपके पास अंक, और दूसरा है संख्या। ठीक है, अंक यानी कि आपको पता होगा डिजिट, और संख्या मतलब कि नंबर। ठीक है, अब देखिए ये डिजिट और ये नंबर्स में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, आप लोग इस चीज़ को समझना होगा। देखिए क्या होता है, डिजिट डिजिट जो होता है वो फिक्स होता है, यानी कि अगर हम बात करें हमारे इंडियन जो नंबर सिस्टम है, भारतीय जो संख्या पद्धति है, उसमें अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो डिजिट जो है वो 10 है। ठीक है, आपको पता भी होगा कि हम किसी भी नंबर्स को बनाते हैं तो वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं 10 डिजिट की सहायता से ही हम किसी नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डिजिट्स क्या होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए डिजिट क्या है कि इसमें डिजिट जो है वो फिक्स है। अब ये इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, यानी कि डिजिट 0 से लेकर के 9 तक को डिजिट बोला जाता है। अब इसी को हम ना रिपीट कर करके और इसका अरेंजमेंट कर करके, इसका समूह बना करके हम इसकी सहायता से क्या लिखते हैं, संख्या लिखते हैं। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो संख्या होता है वो डिजिट की सहायता से बनता है, यानी कि अंकों की सहायता से बनता है। ठीक है, और हमारे पास अंक जो है वो फिक्स है, वो कितने हैं तो 10 है। ठीक है, अब इसी अंक की सहायता से हम क्या बनाते हैं, नंबर्स। जैसे कि अगर हम बात करें, ये लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 1,24,634। तो ये जो नंबर्स हमने लिखा है, इतना बड़ा जो नंबर लिखा है, उसमें किसकी सहायता लिया है तो डिजिट का। डिजिट में देख सकते हैं आपको यहाँ पे 1, 2, 4, 6, 3, 4, इस प्रकार से हमने डिजिट को रिपीट किया है, और डिजिट की सहायता से हमने क्या तैयार किया है, नंबर्स। तो उम्मीद है आपको डिजिट और नंबर में फ़र्क जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नंबर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, नंबर्स के बारे में अलग अलग जो नंबर्स होते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें सबसे पहला जो नंबर्स है वो आपका है नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है तो देखिए, जो आप लोग काउंटिंग करते हैं, गिनती की संख्या जो होती है 1, 2, 3, 4, इसको ही नेचुरल नंबर बोला जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे जो गिनती करते हैं, इसी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोला जाता है। आपको ये सब पता भी होगा, नहीं पता है तो ये सब बेसिक बातें हैं, आपको जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, अब आगे क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जब ये गिनती की संख्या होती है, इसमें आपको लग रहा होगा कुछ अधूरा सा है। अब अधूरा कौन सा है, तो अधूरा लग रहा है 0 नहीं है, 0 आ जाएगा तब
बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जब इसमें जीरो शामिल हो जाता है तो इस प्रकार जो संख्या बनता है उसको होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बोला जाता है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। अब अगला जो नंबर है आपका, आप समझ गए होंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होता है। अगला जो नंबर है वो है इवन नंबर यानी कि सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, तो आपको ध्यान में आपको पता भी होगा कि इवन नंबर यानी कि सम संख्या क्या होता है। तो उसको सम संख्या उसको कहा जाता है जो 2 से कट जाता है, यानी कि डिविजिबल होता है 2 से। जैसे आप देख सकते हैं कि जो 2 है या 4 है या 6 है या 8 है या 10 है, ये सारे के सारे जो नंबर्स है ये सारे के सारे क्या है, 2 से डिविजिबल है, 2 से ये कट सकते हैं। जैसे 2 से ये 2 कट सकता है एक बार में, 4 से भी चार भी कट सकता है, 2 से 6 भी कट सकता है। तो ऐसे नंबर को इवन नंबर बोला जाता है, ठीक है। अब इसका एक जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है, तो 2m। जब भी इवन नंबर जो होता है वो 2m के रूप में होता है, जहाँ पे m के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं। जैसे आप हम यहाँ पे हम 1 भी रख देंगे तो यहाँ 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 क्या है, इवन नंबर है। अगर हम यहाँ पे m के जगह पे हम मान लेते हैं कि 3 रखते हैं, 3 आपको पता होगा, तो विषम संख्या आगे चर्चा करेंगे विषम संख्या के बारे में। तो 2 × 3 कितना होता है, 6, और 6 भी क्या बन गया, सम संख्या। इस प्रकार से कोई भी इवन नंबर जो होता है वो किस रूप में होता है, 2m के रूप में होता है, जहाँ पे m के जगह पे कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं और नंबर के बारे में, ठीक है। और नंबर क्या होता है, तो और नंबर जो 2 से नहीं कटता है, जो 2 से नहीं कटता है उसको और नंबर बोला जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं 1 3 5 7 9 etc। तो इसमें आप कोई भी देख लीजिए 1 3 5 7 9 ये सारे के सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि क्या होते हैं, 2 से नहीं कट सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है ऑड नंबर। और इसका भी एक रूप होता है। इसका रूप कैसा होता है, तो इसका रूप होता है 2m + 1, 2m + 1। अब इसमें ही m का मतलब वही है, कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं। जैसे अगर मेरा मन है 3 लेने का, आपको पता है 3 क्या है, 3 तो है और नंबर। हम इवन नंबर लेकर के देखते हैं। जैसे 2 हो गया, 2 क्या है, सम संख्या। तो 2 गुने 2 आप +1 करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। और 5 क्या बन गया, विषम संख्या। अगर आपका मन है तो और लेकर के देख लीजिए, 2 गुने m के जगह पे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 6। 6 क्या है, सम संख्या। तो 2 गुने 6 +1 करेंगे तो कितना जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 13 भी क्या हो गया, एक विषम संख्या ही हो गया। तो इस प्रकार से जो विषम संख्या का जो रूप होता है, जनरल फॉर्म है, जब बोल सकते हैं कि अगर विषम संख्या रहेगा तो किस रूप में रहेगा, तो 2m + 1 के रूप में रहेगा। जबकि सम संख्या किस रूप में रहेगा, 2m के रूप में रहेगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नंबर है वो है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या क्या होता है, जैसे आपको एक चीज़ याद रखना है कि भाज्य संख्या मतलब जिसका कम से क्या हो कि 2 से ज़्यादा दोस्त हो। दोस्त मतलब कि उसको काटने वाला। जैसे बात करें तो कंपोजिट नंबर में आ सकते हैं, जैसे 4 6 8 10 9, इस प्रकार से etc कर लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ दोस्तों कि देखिए इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या है कि 4 जो है वो 1 से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है और 4 से भी खुद से भी कर सकता है, यानी कि इसका 2 से ज़्यादा काटने वाला है, ठीक है। तो जिसका भी 2 से ज़्यादा काटने वाला होता है ना, उसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है, यानी कि उसको भाज्य संख्या बोला जाता है, ठीक है। जो जिसका फैक्टर जो होता है वो 2 से ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर। जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे 4 6 8 10 9 ये सब क्या है, भाज्य संख्या के उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नंबर है वो है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, ठीक है। अब ये अभाज्य संख्या क्या होता है, तो इसमें देखिए, इसमें अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर होता है। एक तो वो खुद होता है और दूसरा जो होता है वो कोई दूसरा हो सकता है, यानी कि केवल 2 ही फैक्टर होगा, ठीक है। जैसे बात करें तो हो सकता है जैसे 3 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। 9 तो नहीं होगा क्योंकि 9 का 1 भी हो जाता है, 3 भी हो जाता है, 9 भी हो जाता है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। तो उसके बाद 10 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 21 हो गया, 21 नहीं होगा,
इस प्रकार से 23 हो गया। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। ऐसे नंबर्स को लेना है जो जिसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो, यानी कि वो कटेगा तो केवल और केवल 2 ही किसी 2 ही से कटेगा और किसी और से नहीं कटेगा। तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। समझ में आ गया। अगला जो नंबर है वो है को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या। ये सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जिन दो प्राकृत संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है, यानी कि HCF, आप क्या होता है ये HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। आपका जो अगला चैप्टर आने वाला है वो HCF और LCM ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और पहले नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में डीपली जानेंगे LCM HCF के बारे में। तो सबसे पहले इसमें यूज हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा एडजेक्टिव थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को क्या कर दे, ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को क्या कर दे, वो काट दे, ठीक है। तो ऐसे को बोला जाता है सह HCF, ठीक है। ठीक है, तो HCF आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे बोलेंगे 2 और 3 का HCF क्या हो सकता है, तो देखिए ऐसे नंबर्स के बारे में सोचना है जो 2 और 3 को काट दे, ठीक है, और वो हाईएस्ट नंबर हो। तो आपको तो पता होगा कि एकमात्र ऐसा नंबर है जो 2 को भी काट सकता है और 3 को भी काट सकता है। तो इस प्रकार से 2, 3 का HCF कितना हो जाएगा? 1। तो HCF के LCM के बारे में हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अभी फिलहाल इसका यूज हो रहा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको बस इतना ध्यान रखना है कि को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या हम उसको बोला जाता है जिसमें कि क्या होता है कि दो जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स यहाँ पे लिखा है जैसा 4, 5, तो 4, 5 का HCF कितना होगा? 1 होगा। ऐसे ही 5, 7 का HCF कितना होगा? 1 होगा। तो जिसका HCF 1 होता है और वो जोड़ा के रूप में रहेगा। जोड़ा जैसे कि समझ रहे हैं कि 4, 5 जोड़ा में है, 5, 7 जोड़ा के रूप में है, तो दो जोड़ा के रूप में है। तो इस ऐसे संख्या को इसका जो HCF है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं इसको बोला जाता है को प्राइम नंबर, ठीक है। इस उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला है जुड़वा अभाज्य। तो जुड़वा अभाज्य क्या होता है आप समझ सकते हैं जुड़वा अभाज्य के बारे में। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। जुड़वा अभाज्य में क्या होता है कि जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर जो होता है वो 2 होता है। जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो कितना होता है? 2 होता है। उसको बोला जाता है क्या? जुड़वा अभाज्य, ठीक है। जैसे आपको अगर बात करें तो 2 और 5, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें है कि आपको अंतर आपको पता चला होगा, इसमें तो 3 हो गया है, ठीक है। 2, 4 ले लेते हैं, 2, 4 भी ले सकते हैं इस प्रकार से। 2, 4 तो नहीं होगा, ठीक है। जुड़वा अभाज्य है ना, तो इसमें क्या हो सकता है कि आपको कुछ उदाहरण है। जैसे अगर बात करें तो इसका उदाहरण जैसे 3, 5, 5, 7, ठीक है। 3, 5 हो गया या फिर 5, 7 हो गया। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण हो जाएगा 3, 5, 5, 7, ठीक है। 3, 5। अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। यानी कि 3, 5 में अंतर कितने का है? 2 का है। 5, 7 में अंतर कितने का है? 2 का है। तो इस प्रकार से जो ऐसी जो नंबर्स होते हैं इसको बोला जाता है जुड़वा अभाज्य, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा जुड़वा अभाज्य क्या होता है। तो जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच, ये आपको पता भी है कि 2, 3 और 5 भी क्या है? ये 3, 5 जो है वो अभाज्य संख्या है। तो दो अभाज्य संख्याओं का अंतर अगर 2 आता है तो उसको जुड़वा अभाज्य बोला जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, मैं आपको बताऊंगा। और को प्राइम नंबर में फ़र्क था। फ़र्क क्या था कि उसमें 2 अभाज्य संख्या ही है, ठीक है। दो जोड़ा में 2 संख्याएं हैं और उसका मौसक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य किसको बोलते हैं? जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है। जैसे 3, 5 का अंतर 2 है, 5, 7 का अंतर 2 है, ठीक है। इस प्रकार का संख्या को बोला जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ नोट का पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रत्येक जुड़वा अभाज्य जो है वो सह अभाज्य होगा, लेकिन प्रत्येक सह अभाज्य जो होगा वो जुड़वा अभाज्य नहीं हो सकता है। मतलब कि प्रत्येक जुड़वा अभाज्य जो होगा, यानी कि ये वाला जो जुड़वा अभाज्य है वो क्या हो सकता है? सह अभाज्य हो सकता है।
प्रत्येक जुड़वा भाज्य जो है वो सहभाज्य हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा 3 और 5 का HCF जो होगा वो 1 होता ही है, 5 7 का HCF जो है वो 1 होता ही है। लेकिन कभी भी सहभाज्य जो है वो जुड़वा भाज्य नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 5 में अंतर 2 का नहीं है। 4 5 में अंतर कितने का है? 1 का है। 5 7 में अंतर कितने का है? 2 का है। 4 9 में अंतर कितने का है? 5 का है। तो इस प्रकार से अंतर में डिफरेंस आ रहा है, भिन्नता आ रही है। लेकिन हमने क्या बताया? हमने बताया कि जुड़वा भाज्य जो है वो सहभाज्य हो सकता है, लेकिन सहभाज्य जो है वो जुड़वा भाज्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 5 में अंतर कितने का है? 2 का है। लेकिन इसमें 4 5 में अंतर कितने का है? 1 का है। 5 7 में अंतर कितने का है? 2 का है। और 4 9 में अंतर कितने का है? 5 का है। तो इस प्रकार से भिन्नता आ रहा है, अलग अलग इसमें हो रहा है। तो इस प्रकार से जुड़वा भाज्य जो है वो सहभाज्य हो सकता है, लेकिन सहभाज्य जो है वो जुड़वा भाज्य नहीं हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला जो कुछ बातें हैं, जैसे दो क्रमागत प्राकृत संख्या को भी हम सहअभाज्य कहते हैं। ठीक है, दो क्रमागत प्राकृत संख्या, जैसे कि अगर हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं 4 5 या 6 7, कोई भी ले लेते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका जो HCF होगा, HCF जो होगा वो कितना होगा? 1 ही होगा। 6 7 का HCF कितना होगा? 1 ही होगा। तो इस प्रकार से दो क्रमागत प्राकृत संख्या को भी हम लोग सहअभाज्य ही बोलते हैं। ठीक है, अगला जो नंबर है आपका इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? तो देखिए हम क्या करते हैं कि जो पूर्ण संख्या होता है उस पूर्ण संख्या को इस प्रकार से एक सेट के फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो एक पूर्णांक बन जाता है। जैसे आपको अगर समझाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0 -1 -2 -3 1 2 3 4। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इधर क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, इधर क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि इधर सारा का सारा नंबर जो है वो क्या है? पॉजिटिव नंबर है, और इधर क्या है? निगेटिव नंबर है। तो इसका एक प्रकार से जो सेट बना उसको बोला जाता है क्या? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मतलब कि पूर्णांक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला नंबर आपका है रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब कि जो P/Q के रूप में होता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे सब जितना भी प्राकृत संख्या होता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या भी होता है उसको भी हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, और पूर्णांक को भी हम लोग परिमेय संख्या ही बोलते हैं। जैसे अगर उदाहरण से के साथ अगर बोलना चाहे तो हो जाएगा 1/2 1/3 या 4/3, इस प्रकार से जो P/Q के फॉर्मेट में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला जो हर होता है वो हर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड लगाते हैं तो वो संख्या जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, वो डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसको डिवाइड भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको बोला जाता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? जो P/Q के रूप में होता है। ठीक है, जहाँ पे Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब अगला बचता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर हम लोग उसको बोलते हैं जो P/Q के रूप में नहीं होता है। ये P/Q के रूप में होता है रेशनल नंबर, लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है? P/Q के रूप में नहीं होता है। जैसे अगर बात करें तो √2 √3 √5, ये सारा का सारा क्या है? इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तक कि पाई जो है, पाई आपका पाई पता होगा, पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या ही है, आपको ध्यान में रखना है। इससे सवाल भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाई क्या है? परिमेय संख्या क्या है? तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आने वाले वीडियो में जो है वो विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, विभाज्यता का नियम, यानी कि 2 से विभाज्यता, 2 से कौन कौन कर सकता है, कैसे हम लोग शॉर्टकट में उसको पहचानते हैं कि कैसे उसको हम लोग जैसे होता है ना कि काटने में क्या होता है कि लंबा समय लग जाता है, तो उस लंबे समय को बचाने के लिए हमें अगर विभाज्यता का नियम याद है तो हम वो आसानी से बना सकते हैं, बहुत कम समय बन जाएगा। अब क्या करना है, जितनी भी चीज़ें हम बताए हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बेसिक बातें था, आपको पता भी होगा तो अच्छी बातें, नहीं पता है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग आने वाले जो वीडियोज़ होगा उसमें हम लोग जानेंगे विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।